गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। सर इससे पब्लिक स्कूल अरुआ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, गत वीडियो में हमने मानव में पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। 3 पाचन ग्रंथियों का अध्ययन किया था हमने वहाँ पर, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। साथ में ही इनके द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ अर्थात एंजाइम्स और उनके द्वारा पाचित पोषक तत्वों के बारे में हमने वहाँ पर अध्ययन किया था। मानव पाचन तंत्र के बाद लेसन 2 मानव तंत्र में दूसरा तंत्र आता है मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तंत्र के अंतर्गत हम सबसे पहले श्वसन के बारे में कुछ सामान्य बातें करेंगे। श्वसन, जिसे इंग्लिश में रेस्पायरेशन कहा जाता है। रेस्पायरेशन, श्वसन क्या चीज होती है? देखिए, प्रकृति में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित प्राणी हैं, वो समस्त प्राणी जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया करते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे मनुष्य है। ये समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित प्राणी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं, निष्कासित करते हैं। इस CO2 गैस को पुनः प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो ग्रहण करते हैं और PS अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप इस CO2 गैस को पुनः O2 में कन्वर्ट करके वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिससे हम पुनः फिर श्वसन क्रिया के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन समृद्ध युक्त वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है वो श्वसन कहलाता है। अब श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर रहे हैं, CO2 गैस बाहर निकाल रहे हैं। इस प्रक्रम में होता क्या है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? आवश्यकता होती है। जब हम श्वसन क्रिया में O2 गैस लेते हैं तो इस ऑक्सीजन गैस को रुधिर के द्वारा ऊतकों, अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। साथ में ही भोजन के ऑक्सीकरण में भी ऑक्सीजन का अहम योगदान होता है। भोजन के ऑक्सीकरण करने में भी इसका योगदान होता है ऑक्सीजन गैस का। होता क्या है कि हमारे शरीर में जब हम श्वसन क्रिया के दौरान O2 गैस ग्रहण करते हैं तो O2 गैस ग्रहण करने के पश्चात भोजन का ऑक्सीकरण होता है और भोजन का ऑक्सीकरण होने के पश्चात उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर में ATP के रूप में संचित होती है। ATP का फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ADP और होता है जिसका होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब होता क्या है कि जब हम अपनी नाक के द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करने के पश्चात ये सांस जो होती है, ऑक्सीजन गैस जो होती है, ये ऑक्सीजन गैस हमारी नासिका गुहा से होती हुई ग्रसनी और ग्रसनी से श्वास नली से फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों में जाकर के इस O2 और CO2 गैस का आदान प्रदान होता है, क्योंकि फेफड़ों में रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है जिनमें अशुद्ध रक्त आता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त रुधिर वहां पर आता है। इधर से फेफड़ों में कौन सी गैस जाती है? O2 गैस। वहां पर उन रुधिर केशिकाओं में विस्तरण की प्रक्रिया के माध्यम से O2 और CO2 गैस का विनिमय होता है और रक्त में O2 गैस चला जाता है और रक्त में जो CO2 गैस थी वो कहाँ जाती है? फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों के माध्यम से उस CO2 गैस को हम बाहर निकाल देते हैं नासिका के द्वारा और रक्त में घुली ऑक्सीजन गैस हमारी कोशिकाओं, अंगों और ऊतकों तक आसानी से पहुंच जाती है। ये थी हमारी कुछ जनरल बातें श्वसन से संबंधित। अब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम्स जो होता है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के 3 मुख्य भाग होते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के 3 भाग होते हैं। मैं इसका चार्ट बना रहा हूं, आप ध्यान से देखें। एक होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र। दूसरा होता है
निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, एक होता है श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। ध्यान से देखें दोबारा से, मानव श्वसन तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा होता है निचला श्वसन तंत्र और तीसरा होता है श्वसन मांसपेशियां। मानव में ऊपरी जो श्वसन तंत्र होता है इसके 4 भाग होते हैं। मानव में ऊपरी श्वसन तंत्र के कितने भाग होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है नासिका, नासिका। दूसरा पार्ट्स होता है इसका मुख, तीसरा होता है ग्रसनी और चौथा होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स भी लिखते हैं, लैरिंग्स भी लिखा जाता है इसको, लैरिंग्स, या इसको अपन स्वर यंत्र भी कहते हैं, या स्वर यंत्र। निचला श्वसन तंत्र के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया। एक होता है श्वसनी व श्वसनिका, श्वसनी व श्वसनिका, श्वसनिकाएं। और एक होता है तीसरा फेफड़े, फेफड़े, लंग्स। दोबारा से देखें, मानव श्वसन तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, सेकंड होता है निचला श्वसन तंत्र और तीसरा होता है श्वसन मांसपेशियां। मानव का जो ऊपरी श्वसन तंत्र होता है इसके 4 भाग होते हैं। पहला होता है नासिका, दूसरा होता है मुख, तीसरा होता है ग्रसनी और चौथा होता है लैरिंग्स या स्वर यंत्र। इसी प्रकार से निचला श्वसन तंत्र के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है श्वास नली, नंबर 2 होता है श्वसनी व श्वसनिकाएं, ब्रैंकियोल्स, और तीसरा होता है फेफड़े, लंग्स। श्वसन मांसपेशियां, कोई पार्ट्स नहीं होता इनका। यहां तक कि आप इसको ध्यान रखें। अब अपन यहां पर इसके एक एक भाग का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहला भाग आता है इसका नासिका, नॉस्ट्रिल्स। देखिए, नासिका मानव श्वसन तंत्र का पहला भाग होता है। नासिका मानव श्वसन तंत्र का पहला भाग होता है। यह अंदर की ओर नासिका गुहा में खुलता है। नहीं, अंदर की ओर नासिका में गुहा सी होती है, इसे अपन नासिका गुहा कहते हैं। यह नासिका गुहा पतली झिल्ली या पतली हड्डी के द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। अपनी नाक को आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 छिद्र होते हैं, तो बीच में हड्डी लगी होती है, इसके 2 भागों में बटी होती है। यह नासिका गुहा जो होती है पीछे की ओर नासा ग्रसनी में जाकर खुलती है। यह नासिका गुहा पीछे की ओर जाकर नासा ग्रसनी में खुली होती है। नासिका गुहा जो होती है इसमें महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्षमाभ तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से क्या कार्य करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय बाहरी वायुमंडल से सांस के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ हमारे शरीर में अनेक प्रकार के धूल के कण, परागकण, जीवाणु एवं अन्य हानिकारक चीजें अंदर जाती हैं। ये श्लेष्मा और जो महीन रोम जो होती हैं, बाल जो होते हैं अपने नाक के, नासिका गुहा के अंतर्गत, ये इन हानिकारक चीजों को शरीर के अंदर जाने से रोकती हैं। श्लेष्मा जो है इन हानिकारक पदार्थों को अपने में चिपका लेती है। साथ में महीन जो बाल होते हैं इनसे होकर वायु छन करके जाती है, जिससे शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और ये अशुद्धियां हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती हैं। ये बात थी हमारी नासिका की। दूसरी बात आती है मुख की। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि मुख का हमारे श्वसन से क्या लेना देना है।
ये हमारे क्या काम आता है। लेकिन मुख जो होता है हमारे शरीर में द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में कार्य करता है, द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। कई बार कंडीशंस क्या होती है कि जब हमारी नासिका जो होती है बंद हो जाती है, अर्थात जुकाम वगैरह की वजह से जब नासिका बंद हो जाती है, हम सांस नहीं ले पाते हैं नाक के द्वारा, उस कंडीशन में हम सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मुख का उपयोग करते हैं। हम मुख के द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन मुख के द्वारा ली गई श्वास जो होती है या मुख के द्वारा ग्रहण की गई जो ऑक्सीजन गैस होती है, ये नासिका के द्वारा ली गई ऑक्सीजन गैस की तुलना में शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि मुख में किसी प्रकार की कोई पक्षमाव, सीलिया, रोम, बाल या फिर श्लेष्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है जो इस वायु को शुद्ध करके अंदर प्रवेश करने दे। ऐसा नहीं होता है। इसलिए जिस भी श्वास को अपन अंदर ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा, वो सांस सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। इसलिए मुख द्वितीयक अंग के रूप में कार्य करता है और प्राथमिक रूप में कार्य करता है कौन? नासिका। इसलिए नासिका के द्वारा ग्रहण की गई वायु शुद्ध होती है, जबकि मुख के द्वारा ग्रहण की गई वायु शुद्ध नहीं होती है। मुख जो होता है पीछे की ओर मुख ग्रसनी में खुलता है। मुख जो होता है पीछे की ओर किसमें खुलता है? मुख ग्रसनी में खुला होता है। तीसरा पॉइंट आता है इसका ग्रसनी। देखिए, ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना होती है। ग्रसनी एक पेशीय और चिमनी नुमा संरचना होती है। पेशीय चिमनी नुमा संरचना होती है। यह ग्रसनी 3 भागों में व्यक्त होती है। ग्रसनी के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं ग्रसनी के। अब 3 भाग ग्रसनी के कौन कौन से होते हैं? ग्रसनी के 3 भाग कौन से होते हैं? देखिए आप, ग्रसनी पहला पार्ट होता है इसका नासा ग्रसनी, दूसरा होता है मुख ग्रसनी और तीसरा होता है अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी। देखिए, ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। देखिए, नासा ग्रसनी जो होती है वो नासिका गुहा से जुड़ी होती है इस स्थान पर। नासा ग्रसनी यहां पर नासिका गुहा से इस स्थान पर जुड़ी होती है, इसको नासा ग्रसनी कहते हैं। दूसरा मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी मुख से जुड़ी होती है, जो मुख जो होता है अपना, इस मुख के माध्यम से कौन जुड़ती है? मुख ग्रसनी। और एक होती है कंठ ग्रसनी, जो अपने कंठ के पास जुड़ती है। 3 ग्रंथियां होती हैं। अब मैंने यहां पर एक ही तरीके से अंकित कर रखा है, यहां पर ग्रसनी खाली। इसी ग्रसनी के 3 पार्ट्स होते हैं, जो नासिका से जुड़ती है, नासिका का नासा ग्रसनी, जो मुख से जुड़ती है मुख ग्रसनी, और जो कंठ से जुड़ी होती है वो कौन सी कहलाती है? कंठ ग्रसनी कहलाती है। नाक के द्वारा ली गई वायु सबसे पहले नासिका गुहा के द्वारा किस में आती है? नासा ग्रसनी में आती है। जब हम नाक के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया करने के उपरांत ये सांस सबसे पहले नासा ग्रसनी में आती है, नासा ग्रसनी से मुख ग्रसनी में पहुंचती है और मुख ग्रसनी से फिर कहां जाती है? कंठ ग्रसनी में जाती है, क्योंकि सबसे ऊपर नासा ग्रसनी होती है, फिर मुख ग्रसनी होती है और फिर होती है कंठ ग्रसनी। तो नाक के द्वारा या नासिका के द्वारा ली गई सांस सबसे पहले नासा ग्रसनी में, फिर आती है किसमें? मुख ग्रसनी में, और फिर किस में आती है? कंठ ग्रसनी में आती है। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम सांस मुख के द्वारा लेते हैं तो वो सांस सबसे पहले कंठ उसमें मुख ग्रसनी में पहुंचती है। जो अपन सांस मुख के द्वारा लेते हैं वो सीधी कहां जाती है? मुख ग्रसनी में जाती है। ये ग्रसनी जो होती है, मुख ग्रसनी जो होती है, ये मुख ग्रसनी से होती वायु जो होती है कंठ ग्रसनी पहुंचती है, और कंठ ग्रसनी फिर किससे जुड़ा होता है? एपिग्लोटिस। क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस, जिसे अपन घाटी ढक्कन कहते हैं। याद कीजिए आप पाचन तंत्र वाली अपनी इसको, मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था। एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। देखिए, जब सांस कंठ ग्रसनी से आगे पहुंचती है तो कंठ ग्रसनी के पश्चात यहां पर एपिग्लोटिस पाया जाता है। और यह एपिग्लोटिस क्या कार्य करता है? यह एपिग्लोटिस कार्य यह करता है कि श्वास नली में ही जाए और भोजन आहार नली में ही जाए, या भोजन आमाशय में ही जाए। इसको सुनिश्चित कौन करता है? एपिग्लोटिस करता है। इसलिए जिस समय अपन भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, उस समय ये एपिग्लोटिस इस लैरिंग्स में या स्वरंत्र में भोजन को जाने से रोकता है और भोजन को कहां पहुंचाता है? आमाशय में पहुंचाता है।
और जिस समय हम श्वास लेते हैं तो सांस लेते समय ये एपिग्लॉटिस जो होता है सांस को पाचन तंत्र में जाने से रोकता है और सांस को कहां भेजता है, श्वसन तंत्र में जाने को, श्वसन तंत्र में भेजता है इसको। ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये ढक्कन पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि का बना होता है। घाटी ढक्कन पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि का बना होता है। यह श्वास नली और आहार नली के मध्य में एक स्विच का कार्य करता है, यानी किसको भेजना है, भोजन को या श्वास को, उसको सुनिश्चित कौन करता है, घाटी ढक्कन करता है, स्विच की तरह कार्य करता है। तो ये बात थी आपकी ग्रसनी की। दोबारा सुन लें, ग्रसनी एक चिमनी नुमा संरचना होती है, पेट से चिमनी नुमा संरचना होती है। यह ग्रसनी आगे की ओर नासिका से, नासिका गुहा से और पीछे की ओर लैरिंक्स से जुड़ी होती है। इस ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी नासिका गुहा से जुड़ी होती है, मुख ग्रसनी मुख से जुड़ी होती है और कंठ ग्रसनी कंठ से जुड़ी होती है। सांस लेते समय सबसे पहले सांस नासा ग्रसनी में आती है, नासा ग्रसनी से होती हुई सांस मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है, मुख ग्रसनी से सांस कंठ ग्रसनी पहुंचती है और कंठ ग्रसनी से होती हुई एपिग्लॉटिस पर जाकर टकराती है। यह एपिग्लॉटिस एक लोचदार पल्लेनुमा उपास्थि की बनी संरचना होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि सांस श्वास नली में ही जाए और भोजन भोजन किस में जाए, आमाशय में जाए। अर्थात एपिग्लॉटिस घाटी ढक्कन एक स्विच की भांति कार्य करता है। नासिका के द्वारा ली गई सांस सबसे पहले नासिका ग्रसनी में जाती है, जबकि मुख के द्वारा ली गई सांस पहले किस में जाती है, मुख ग्रसनी में जाती है। यह था आपका ग्रसनी वाला पॉइंट। चौथा आता है इसका ऊपरी श्वसन तंत्र का भाग, स्वर यंत्र या लैरिंक्स। देखिए स्वर यंत्र, देखिए ये जो स्वर यंत्र जो होता है, लैरिंक्स जो है, ये लैरिंक्स देखिए यहां पर कौन सी ग्रसनी पाई जाती है, कंठ ग्रसनी होती है। यहां पर कौन सी ग्रसनी होती है, कंठ ग्रसनी। तो ये स्वर यंत्र जो होता है ये कंठ ग्रसनी और श्वास नली, नीचे कौन सा पार्ट है, श्वास नली, ऊपर कौन सा है, कंठ ग्रसनी। तो लैरिंक्स कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना होती है। लैरिंक्स कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना होती है। ये 9 उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। कितनी उपास्थि मिलकर बनती है, 9 उपास्थियों से मिलकर के बनी संरचना होती है। इस ग्रसनी में ये भोजन जब निकलते हैं तो भोजन निकलने के दौरान एपिग्लॉटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है, जिससे भोजन स्वर यंत्र में प्रवेश नहीं करता है। ये जो स्वर यंत्र होता है इसमें पेशीनुमा बने हुए स्वर रज्जु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं। जिस समय हम बोलते हैं तो उस समय अंदर से वायु जो होती है बाहर निकलने का प्रयास करती है और इन स्वर रज्जुओं से आकर के टकराती है, जिससे इन स्वर रज्जुओं में कंपन उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं। और जब इन स्वर रज्जुओं में कंपन उत्पन्न होते हैं तो कंपन के दौरान इन झिल्लियों से ध्वनि पैदा होती है, आवाज पैदा होती है, आवाज उत्पन्न होती है, जिससे हमें आवाज सुनाई देती है और हम आसानी से बोल पाते हैं। यह था आपका स्वर यंत्र। तो आपके 3-4 भाग कंप्लीट हो गए ऊपरी श्वसन तंत्र के। पहला पढ़ाया था हमने आपके नासिका, दूसरा पढ़ाया था आपके लिए मुख, तीसरा पढ़ाया था आपके लिए हमने ग्रसनी और चौथा पढ़ाया था स्वर यंत्र। नेक्स्ट आता है निचला श्वसन तंत्र। और मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूं कि निचले श्वसन तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 श्वास नली या ट्रैकिया, नंबर 2 श्वसनी या श्वसनिका जिसको आप ब्रैंकियोल्स कहते हैं, और तीसरा आता है इसमें फेफड़े, लंग्स। तो देखिए सबसे पहले अध्ययन करते हैं श्वास नली का। देखिए श्वास नली लगभग 5 इंच लंबी होती है। श्वास नली या ट्रैकिया लगभग 5 इंच लंबी होती है, जो कूट स्तरीय पक्षमावी उपकला ऊतक की बनी होती है। कूट स्तरीय पक्षमावी उपकला ऊतक की बनी होती है श्वास नली। ये श्वास नली जो होती है इसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं कि आपकी ये श्वास नली है, यहां से यहां तक की। इस श्वास नली में देखिए ये सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकार के उपास्थि के छल्ले क्यों पाए जाते हैं? पर प्रश्न बनता है कि श्वास नली में सी आकार के उपास्थि के छल्ले क्यों पाए जाते हैं? तो देखिए श्वास नली में सी आकार के उपास्थि के जो छल्ले होते हैं वो श्वसन क्रिया के दौरान इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, जिससे श्वास नली पिचकती नहीं है और श्वास नली अपने ही आकार में बनी रहती है। ये कार्य कौन करते हैं? सी आकार के उपास्थि के छल्ले करते हैं।
आगे देखिए, ये श्वास नली जो होती है, ये श्वास नली आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती है। ये श्वास नली आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती है, दायां भाग और बायां भाग, अर्थात दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी दो भागों में विभक्त हो जाती है। देखिए, ये श्वास नली आ रही है ऊपर से और नीचे जाकर के कितने भागों में बढ़ गई, दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक बाएं फेफड़े में चली जाती है, एक दाएं फेफड़े में चली जाती है, अर्थात दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी में प्रवेश कर जाती है। तीसरा भाग आता है, दूसरा भाग आता है इसका श्वसनी व श्वसनिका। देखिए, श्वसनी व श्वसनिका, देखिए श्वास नली जब फेफड़ों में जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। ये श्वसनी जो होती हैं बाईं ओर के फेफड़ों में और दाईं ओर के फेफड़ों में अलग अलग प्रवेश करती हैं। जो दाएं फेफड़े में जाती है दाईं श्वसनी और जो बाएं फेफड़े में जाती है वो बाईं श्वसनी। ये श्वसनी आगे चल करके और छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। देखिए आगे आपके लिए, देखिए ये छोटी छोटी शाखाएं और बढ़ रही हैं। इन छोटी शाखाओं को द्वितीयक श्वसनी कहा जाता है। जो छोटी शाखाओं में बढ़ती हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं, द्वितीय श्वसनी कहते हैं। ये द्वितीय श्वसनी आगे जाकर के, देखिए आगे जा रही हैं और आगे जाकर के और छोटी शाखा में टूटती हैं, जिन्हें हम कहते हैं तृतीयक श्वसनी। क्या कहते हैं, तृतीयक श्वसनी। देखिए श्वास नली दो भागों में बढ़ती, प्राथमिक श्वसनी कहा अपन ने, ये प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर और छोटी शाखा में बढ़ती है, जिन्हें हम द्वितीय श्वसनी कहते हैं। द्वितीय श्वसनी आगे जाकर के और छोटी शाखा में बढ़ती है, अपन कहते हैं क्या, तृतीयक श्वसनी। ये तृतीयक श्वसनी जो होती हैं आगे जाकर के और वृक्षनुमा संरचना बना लेती हैं। इन वृक्षनुमा संरचनाओं को कहा जाता है श्वसनिकाएं। क्या कहा जाता है, श्वसनिकाएं कहते हैं, अर्थात में वृक्ष की जैसी आकृति बन जाती है, जिन्हें हम क्या कहा जाता है, श्वसनिकाएं कहा जाता है। ये श्वसनिकाएं जो होती हैं इनके अग्रसिरे पर, इन श्वसनिकाओं के अग्रसिरे पर कपनुमा संरचनाएं बन जाती हैं। इन श्वसनिकाएं जो अग्रसिरे जो ये हैं, देखिए पॉइंट से लगे हुए हैं इसमें, ये अग्रसिरे पर जो कपनुमा या प्यालेनुमा जो संरचनाएं होती हैं, इन प्यालेनुमा संरचनाओं को अपन कहते हैं कूपिकाएं, एल्वियोलाई। कपनुमा संरचनाएं जो बनती हैं, इन कपनुमा संरचनाओं को कहा जाता है क्या, कूपिकाएं। कूपिकाएं कहते हैं। और ये जो कूपिकाएं होती हैं, इन्हीं कूपिकाओं में आकर के O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। ध्यान रखें, फेफड़ों में जो कूपिकाएं पाई जाती हैं, इन कूपिकाओं में ही O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। तीसरा पॉइंट आता है इसका, फेफड़े। देखिए लंग्स या फेफड़े जो होते हैं, ये फेफड़े लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। फेफड़े लचीले, कोमल, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। फेफड़े संख्या में एक जोड़ी होते हैं, मींस संख्या में कितने हुए, दो होते हैं। एक दायां फेफड़ा, एक बायां फेफड़ा। दाईं ओर का दायां फेफड़ा होता है, बाईं ओर कौन सा होता है, बायां फेफड़ा होता है। इन्हीं फेफड़ों में श्वास नली विभक्त होकर के दो भागों में प्रवेश करती है। फेफड़े में असंख्य श्वास नलियां, कोपिकाएं, रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, लचीले तंतुएं पाए जाते हैं। ये जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों में कौन कौन सी कोपिकाएं, रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां एवं अनेक प्रकार की लचीले तंतु इनमें पाए जाते हैं फेफड़ों में। यदि अपन फेफड़ों की बात करें तो दाहिना जो फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा लेकिन चौड़ा होता है। ये जो फेफड़े, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, इन फेफड़ों में जो दायां फेफड़ा होता है वो दाहिना फेफड़ा लंबाई में तो छोटा होता है लेकिन चौड़ाई में क्या होता है, अधिक होता है। पुरुषों के जो फेफड़े होते हैं वो स्त्रियों के फेफड़ों की अपेक्षा थोड़े भारी होते हैं। ध्यान रखें, पुरुषों के जो फेफड़े होते हैं वो स्त्रियों के फेफड़ों की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े से भारी होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों में व्यक्त होता है और दायां फेफड़ा 3 खंडों में व्यक्त होता है। ये ध्यान रखें आप, प्रश्न आता है पेपर में यहां से। बायां जो फेफड़ा होता है, ये बायां फेफड़ा तो 2 खंडों में व्यक्त होता है, जबकि दायां फेफड़ा कितने खंडों में व्यक्त होता है, 3 खंडों में व्यक्त होता है। कुल मिलाकर के फेफड़ों में कितने खंड पाए जाते हैं, 5 खंड होते हैं। अब पेपर में यदि प्रश्न पूछता है कि बायां फेफड़ा कितने खंडों में व्यक्त होता है, 2, और दायां फेफड़ा कितने खंडों में व्यक्त होता है, तो 3। यदि टोटल पूछता है कि मानव में दोनों फेफड़े या मानव में फेफड़े कुल कितने खंडों में व्यक्त होते हैं, तो कुल कितने खंडों में व्यक्त होते हैं, वो 5 खंडों में व्यक्त होते हैं। प्रत्येक उपखंड जो होते हैं ये और छोटे छोटे खंडों में व्यक्त हो जाते हैं। प्रत्येक फेफड़ा जो होता है, ये जो फेफड़े हैं, ये प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों का बना होता है। ये फेफड़ा किसका बना होता है, स्पंजी ऊतकों का बना हुआ होता है। इनमें लगभग 30 मिलियन, कितनी, 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। ये जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों में लगभग कितनी कूपिकाएं पाई जाती हैं,
30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। कूपिका कपनुमा संरचना होती है जहां पर O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। दोबारा मैं आपको हल्का सा फिर बता रहा हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले पढ़ा था हमने ऊपरी श्वसन तंत्र, 4 भाग थे उसके। नंबर 1 नासिका, मुख, ग्रसनी और लैरिंग्स। वहां पर हमने पढ़ा था कि नासिका प्राथमिक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। इसके ये जो नासिका जो होती है पीछे को नासिका गुहा में जाकर खुलती है। नासिका गुहा 2 भागों में विभक्त होती है, जो बीच में एक पतली हड्डी के द्वारा पतली झिल्ली के रूप में विभक्त होती है, जिसमें अनेक बाल, रोम या फिर श्लेष्मा पाई जाती है, जो शुद्ध वायु को शरीर में अंदर प्रवेश करने देती है। अर्थात जो भी अशुद्धियां, पराकण, वायुकण, धूलकण या फिर जो भी जीवाणु वगैरह होते हैं, उन सबको साफ कर करके शुद्ध वायु को फेफड़ों में जाने देती है। दूसरी बात पढ़ी थी हमने यहाँ पर मुख द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। जब नासिका के द्वारा हम श्वास नहीं ले पाते हैं, उस कंडीशन में मुख के द्वारा श्वास ग्रहण करते हैं। मुख जो होता है पीछे और मुख ग्रसनी में खुला होता है। तीसरा पढ़ा था हमने यहाँ पर ग्रसनी एक चिमनी नुमा संरचना होती है, पेशीय चिमनी नुमा संरचना होती है। इस ग्रसनी के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक पढ़ा था हमने मुख नासा ग्रसनी, एक पढ़ा था मुख ग्रसनी और एक पढ़ा था कंठ ग्रसनी। नासिका गुहा जो होती है नासा ग्रसनी में आकर खुलती है। नासिका के द्वारा ली गई श्वास सबसे पहले नासा ग्रसनी पहुंचती है। नासा ग्रसनी से सांस मुख ग्रसनी पहुंचती है और मुख ग्रसनी से सांस जो होती है वो कंठ ग्रसनी प्रवेश करती है। कंठ ग्रसनी से सांस जो होती है वो एपिग्लोटिस से जाकर टकराती है और एपिग्लोटिस इस सांस को कहां जाने देता है? श्वास नली में जाने देता है। ये पढ़ा था हमने ग्रसनी के अंतर्गत। ग्रसनी के बाद अगला पॉइंट पढ़ा था हमने लैरिंग्स। लैरिंग्स में आपको बताया था लैरिंग्स 9 प्रकार के उपास्थि से मिलकर बनी संरचना होती है। यह लैरिंग्स ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और श्वास नली के मध्य की संरचना होती है। अर्थात श्वास नली और कंठ ग्रसनी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? लैरिंग्स करता है। लैरिंग्स में स्वर रज्जु पाए जाते हैं। ये स्वर रज्जु तंतु जो होते हैं, जब इन पर वायु आकर के टकराती है तो वायु के टकराने से इनमें कंपन पैदा होते हैं, कपकपी पैदा होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ये बात पढ़ी थी हमने ऊपरी श्वसन तंत्र की। दूसरा पढ़ा था हमने निचला श्वसन तंत्र। हल्का सा बता रहा हूं मैं आपके लिए, पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपके लिए। तो निचले श्वसन तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला है श्वास नली। श्वास नली लगभग 5 इंच लंबी होती है। यह श्वास नली होती है कूट स्तरीय पक्षमावी उपकला ऊतक की बनी हुई होती है। इसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं आपस में, अर्थात इसकी यथावत स्थिति को बनाए रखते हैं। यह श्वास नली जो होती है आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है, जो एक बाएं फेफड़े में और एक दाएं फेफड़े में जाकर प्रवेश करती हैं। अगला आता है श्वसनी व श्वसनिकाएं। देखिए, श्वास नली अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं और जो 2 भागों में बढ़ती है, इन दोनों भागों को प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। ये प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर के और छोटे छोटे भागों में बढ़ती हैं, जिन्हें हम कहते हैं द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक श्वसनी। ये द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर के और छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम तृतीयक श्वसनी कहते हैं। ये तृतीयक श्वसनी आगे चल करके और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती हैं और छोटी छोटी शाखाओं में जो बढ़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? श्वसनिका कहा जाता है। अर्थात ये एक वृक्षनुमा संरचना बना लेती हैं। इन वृक्षनुमा संरचनाओं के अग्र सिरे पर कुछ प्याले नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आप कहते हैं कूपिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका फेफड़े। फेफड़ों में आपने बताया था कि फेफड़े संख्या में 2 होते हैं, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं और कैसे रंग के होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। फेफड़े संख्या में 1 जोड़ी 2 होते हैं। इन फेफड़ों में असंख्य श्वास नलियां, कूपिकाएं, वाहिनियां, लसिका वाहिनियां एवं लचीले तंतु पाए जाते हैं। दाहिना फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में, दाहिना जो फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में कैसा होता है? छोटा होता है, लेकिन अधिक चौड़ा होता है। पुरुषों में फेफड़े जो होते हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा कैसे होते हैं? बाहरी होते हैं। फेफड़ों, प्रत्येक जो फेफड़े होते हैं इनके उपखंड होते हैं। बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 होते हैं और दाएं फेफड़े में 3 होते हैं। कुल मिलाकर कितने खंड होते हैं? इनके 5 खंड होते हैं। फेफड़ों में ही O2 और CO2 गैस का कूपिकाओं के द्वारा आदान प्रदान होता है। अब लास्ट बात आती है इस पार्ट में, इस पॉइंट में, श्वसन मांसपेशियां। देखिए, फेफड़े जो होते हैं ये गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की सहायता लेते हैं। भाई आदान प्रदान तो होता है, लेकिन आदान प्रदान में कुछ हद तक जो भूमिका होती है वो श्वसन मांसपेशियों की होती है। अब श्वसन मांसपेशियों के रूप में यहां पर जो चीज कार्य करती है वो कौन करता है? मध्यपट करता है, डायफ्राम करता है। ये मध्यपट या डायफ्राम जो होता है कंकाल पेशी की बनी हुई एक संरचना होती है, पतली संरचना होती है।
ये दोनों फेफड़ों के नीचे की ओर पाई जाती है। जब मध्यपट में संकुचन होता है तो संकुचन होते समय नासिका के द्वारा सांस कहाँ आती है, फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। जब इस मध्यपट में संकुचन होता है तो संकुचन होते समय नासिका के द्वारा सांस कहाँ प्रवेश करती है, फेफड़ों में आकर प्रवेश कर जाती है। लेकिन जिस समय शीतलन की प्रक्रिया होती है तो शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये सांस वापस यहां से निकल खा जाती है, वायुमंडल में बाहर चली जाती है। ये जो कार्य होता है वो इंटरकोस्टल पेशियों के द्वारा संपन्न होता है। ध्यान रखें, मध्यपट में या डायफ्राम में संकुचन और शीतलन की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात O2 और CO2 जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, वो एक विशेष प्रकार की पेशियों के माध्यम से संपन्न होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल पेशियां कहा जाता है। यहां से 1 नंबर का प्रश्न पेपर में आ जाता है कई बार। एक लास्ट पॉइंट आता है इसका, श्वसन का क्रिया विज्ञान। श्वसन तंत्र का लास्ट पॉइंट है श्वसन का क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए श्वसन का क्रिया विज्ञान, देखिए बात करें अपन श्वसन में तो 2 चीजें होती हैं फुफ्फुस श्वसन में। देखिए एक क्रिया में अपन श्वसन को अंदर लेते हैं और दूसरी क्रिया में अपन श्वसन को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन श्वसन की क्रिया अंदर जाकर भी 2 स्तरों में संपादित होती है, और वो होती है ऋणात्मक दाब प्रवणता के द्वारा, ऋणात्मक रक्त प्रवणता के द्वारा। 2 क्रिया विज्ञान कौन कौन से होते हैं, 2 स्तर कौन कौन से होते हैं इसके? एक होता है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक होता है आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहां कहां पर यह संपन्न होता है। देखिए बाह्य श्वसन की क्रिया होती है कूपिका और केशिकाओं के मध्य। कूपिका और केशिका, कूपिका और केशिकाओं के मध्य कौन सी होती है? बाह्य श्वसन प्रक्रिया होती है। और यहां पर आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया होती है केशिका और ऊतकों के मध्य, केशिका व ऊतकों के मध्य। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। बाह्य श्वसन में जिस ऑक्सीजन गैस को हम ग्रहण करते हैं, जो ऑक्सीजन गैस नासिका से ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली, श्वास नली से फेफड़ों में पहुंचती है, और फेफड़ों के किस भाग में पहुंचती है? कूपिकाओं वाले पार्ट्स में पहुंचती है। तो कूपिकाओं में कौन सी गैस पहुंचती है? O2 गैस। और मैंने आपको अभी बताया था कि कूपिकाओं पर अनेक रक्तवाहिनियां, केशिकाओं का जाल बिछा होता है। इन केशिकाओं में कौन सा रक्त आता है? अशुद्ध रक्त आता है, अर्थात जिसमें कौन सी गैस पाई जाती है? CO2 गैस पाई जाती है। तो यहां पर कूपिकाओं से O2 गैस इस रक्त में प्रवेश करती है, और CO2 गैस यहां से कहां जाती है? बाहर आती है, अर्थात फेफड़ों में आ जाती है। तो ये जो श्वसन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। जबकि जब यहां पर रक्त में कौन सी गैस मिल जाती है? O2 गैस मिल जाती है, तो रक्त शुद्ध हो जाता है। और ये केशिकाएं जो होती हैं, ये केशिका इस शुद्ध रक्त को लेकर कहां पहुंचती हैं? ऊतक और अंगों तक पहुंचती हैं। अब वहां पर ऊतक कार्य कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, तो वहां पर ऊतकों में कौन सी गैस पाई जाती है? CO2, और केशिका में कौन सी गैस होती है? O2। तो वहां पर पॉइंट दोबारा से आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया होती है, और उस कंडीशन में ऊतकों से CO2 गैस रक्त में आ जाती है, और केशिकाओं से जो O2 होती है वो कहां चली जाती है? ऊतकों में चली जाती है। तो ये होती है आपकी आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया। तो ध्यान रखें, बाह्य श्वसन कूपिकाओं और केशिकाओं में होता है, जबकि आंतरिक श्वसन केशिका व ऊतकों के मध्य होता है। यहां पर आपका मानव श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। अगली कक्षा में, अगली वीडियो में आपके लिए पढ़ाएंगे रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें अपन हृदय का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।